नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। ये कहानी है इतिहास के सबसे बड़े और शायद सबसे दुस्साहसी कॉर्पोरेट टेकओवर की। एक ऐसी कहानी कि कैसे सिर्फ व्यापार करने आई एक कंपनी देखते ही देखते पूरे भारत की मालिक बन बैठी। दांव पर था भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक ऐसा देश जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के ढलते सूरज के साथ थोड़ा कमजोर पड़ गया था, और इस अनमोल खजाने पर कई यूरोपीय ताकतों की गिद्ध जैसी नजर थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। बात है 15वीं सदी की, जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया तो यूरोप और पूरब के बीच का जो जमीनी रास्ता था वो हो गया बंद। अब इसी मजबूरी ने यूरोपीय ताकतों को मसालों के उन बेशकीमती बाजारों तक पहुंचने के लिए नए समुद्री रास्ते खोजने पर मजबूर कर दिया। इस दौड़ में सबसे आगे निकले पुर्तगाली। जरा सोचिए, जब वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा तो मसालों की उसकी पहली खेप ने लागत का 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना! इस खबर ने तो जैसे पूरे यूरोप में आग ही लगा दी। फिर क्या था, जल्द ही भारत के तट पर यूरोपीय कंपनियों का एक तरह से मेला लग गया। पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच आए, फिर अंग्रेज और आखिर में फ्रांसीसी भी पहुंच गए। हर कोई इस सोने की खान से अपना हिस्सा चाहता था। 18वीं सदी आते आते छोटे मोटे खिलाड़ी इस खेल से बाहर हो चुके थे। अब अखाड़े में सिर्फ दो बड़े पहलवान बचे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों के बीच की जो टक्कर थी, जिसे हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी गई। नहीं, ये भारतीय राजनीति की शतरंज की बिसात पर लड़ी गई। उन्होंने भारतीय राजाओं की आपसी फूट का पूरा फायदा उठाया और उन्हें अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किंग मेकर यानी राजा बनाने वाले की रणनीति शुरू की, लेकिन ये एक युवा ब्रिटिश क्लर्क से सैनिक बना रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने इस खेल में ऐसी महारत हासिल की कि फ्रांसीसियों को उन्हीं के खेल में मात दे दी। और फिर 1760 में वोंडिवाश की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसियों के सपनों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में इकलौती अकेली यूरोपीय ताकत बची थी। अपने यूरोपीय दुश्मनों के रास्ते से हट जाने के बाद कंपनी ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। व्यापारी का चोला उतारकर अब वो शासक का ताज पहनने की तैयारी में थी, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बेरहम लेकिन बेहद कारगर रणनीति अपनाई। और इस धोखेबाज फॉर्मूले का सबसे बड़ा, सबसे कुख्यात उदाहरण है 1757 की प्लासी की लड़ाई। यहाँ हुआ क्या कि कमांडर मीर जाफर के साथ साजिश की गई और एक ऐसी जीत हासिल हुई जो लड़ाई तो थी ही नहीं, एक सौदा था। सोचिए, सिराजुद्दौला के 50,000 की फौज सिर्फ मीर जाफर के धोखे की वजह से क्लाइव के मुट्ठी भर सैनिकों से हार गई। प्लासी की जीत तो एक धोखा थी, लेकिन कंपनी की असली ताकत का इम्तिहान 1764 में बक्सर में हुआ। यहाँ कंपनी की फौज ने मुगल सम्राट और दो बड़े भारतीय शासकों की मिलीजुली सेना को धूल चटा दी और ये साबित कर दिया कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बक्सर की जीत ने कंपनी को भारत के सबसे अमीर सूबों यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। अब उनकी कमाई व्यापार के मुनाफे से नहीं, बल्कि सीधे जनता से वसूले गए टैक्स से होने लगी थी। वे व्यापारी से शासक बन चुके थे। भारत से पैसा निचोड़ने के लिए उन्होंने जमीन पर टैक्स वसूलने के बड़े बड़े सिस्टम बनाए, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। इन व्यवस्थाओं ने उनके कब्जे वाले लगभग पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। ये व्यवस्थाएं कितनी क्रूर थीं, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को जो भी टैक्स मिलता था, उसका 10/11 हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता था। इस नीति ने गांवों को पूरी तरह से कंगाल कर दिया। अपनी राजनीतिक भूख मिटाने के लिए उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपकत का सिद्धांत जैसी कुख्यात नीति अपनाई। इसका मतलब सीधा था, अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट छीन लिया जाएगा। झांसी और नागपुर जैसे कई राज्य इसी नीति का शिकार बने, जिससे भारतीय राजघरानों में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। एक सदी का शोषण, टूटे हुए वादे और अंग्रेजों का घमंड, इन सब का गुस्सा आखिरकार 1857 में एक बड़े और हिंसक विद्रोह के रूप में फट पड़ा। इसकी वजह बहुत सारी थीं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक।
ये सब दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। राजा महाराजाओं से लेकर किसान और सिपाही तक हर कोई अंग्रेजी राज से तंग आ चुका था। इस बारूद के ढेर में चिंगारी का काम किया नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों ने। अफवाह ये थी कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और इन्हें इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता है। बस इसी बात ने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को बुरी तरह भड़का दिया। इस विद्रोह में बहादुरी की ऐसी ऐसी मिसालें देखने को मिली कि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खासकर रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं की, जिन्होंने व्यापकता के सिद्धांत के कारण अपना राज्य खो दिया था। उनकी बहादुरी का लोहा तो उनके सबसे बड़े दुश्मन जनरल ह्यू रोज ने भी माना। हालांकि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों को इतना बड़ा झटका दिया कि उन्हें भारत पर राज करने का अपना पूरा तरीका ही बदलना पड़ गया। ब्रिटिश सरकार को ये बात साफ समझ आ गई कि एक व्यापारिक कंपनी इतने बड़े देश पर राज नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया और भारत का शासन सीधे अपने हाथों यानी ब्रिटिश क्राउन के अंडर ले लिया। और इस तरह कंपनी राज की जगह ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। लेकिन ये ब्रिटिश राज का अंत नहीं था, ये तो बस मैनेजमेंट में एक बदलाव था। इसका असली मकसद तो भारत पर उनके कब्जे को और भी मजबूत और स्थायी बनाना था। इसी बदलाव ने अगले 90 साल के उस संघर्ष की नींव रखी जिसके बाद भारत को आज़ादी मिली। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या सिर्फ शासक का चेहरा बदल जाने से शासन का चरित्र भी बदल जाता है?